प्रशांत किशोर का हमला और टेंशन में इंडी गठबंधन। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। देश में 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। बीजेपी के नेतृत्व में जहां एनडीए अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटी है, वहीं विपक्षी गठबंधन में तालमेल की कमी साफ नजर आने लगी। वहीं देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन की तैयारियों और दावों पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने और उसका विजय रथ रोकने के लिए गठबंधन बनाया। लेकिन अगर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात करें तो विपक्षी गठबंधन 2024 में मोदी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी ने इस चुनाव में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर पार्टी की नजर दक्षिण राज्य के वोट बैंक पर है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दावे ने विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर के दावों पर अगर यकीन करें तो बीजेपी दक्षिण पूर्वी भारत में बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, जिसकी वजह से बीजेपी के वोट बैंक में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रशांत किशोर ने विपक्ष की रणनीति की खामियों का जिक्र करते हुए कहा, विपक्ष के पास बीजेपी के रथ को रोकने के लिए बहुत अवसर थे, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय के साथ सभी अवसरों को गंवा दिया। बीजेपी तेलंगाना में या तो पहली या दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जो एक बड़ी बात है। बीजेपी ओडिशा में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने दावा किया है कि ये भी पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी के वोट शेयर दोहरे अंक में पहुंचने की भविष्यवाणी तक कर दी है। अगर प्रशांत किशोर के दावों को बीजेपी की तैयारियों और रणनीतियों से जोड़े तो प्रशांत किशोर के दावों में दम दिखाई देता है। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण का द्वार कहा जाता है। यहाँ बीजेपी कई बार सरकार बना चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिल चुकी है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन बीजेपी इस बार तस्वीर को बदलना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराने की मोर्चा संभाल रखा है। पीएम मोदी लगातार तमिलनाडु समेत दक्षिण के दूसरे राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने भी डीएमके के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को फिर से तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। इस तरह से 100 दिन के अंतराल में पीएम का ये 7वां तमिलनाडु का दौरा है। ये संयोग नहीं है, बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। बीजेपी के रणनीतिकारों का कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। एआईएडीएमके के पास इस समय कोई करिश्माई नेता नहीं है, ना बीजेपी का उसके साथ गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस और डीएमके वाला वोट उसे मिल सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी इस बार तमिलनाडु में ज्यादा सक्रिय है। बीजेपी इस बार राज्य की 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल को मिलाकर लोकसभा की कुल 204 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी ने इन क्षेत्रों में 50 सीटें भी नहीं जीत पाई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन क्षेत्रों में 29 सीटें मिली थी, तो 2019 में 47 सीटों पर जीत मिली थी। प्रधानमंत्री जी के लिए तमिलनाडु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब मैं ये कहता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वर्षों से हमारे तमिल भाई
बनारस में बाबा धाम के बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे तो प्रधानमंत्री जी ने तमिल वाराणसी के दृष्टि से काशी तमिल संगम का प्रारंभ किया, यह भी हम सबको मालूम है। इतना ही नहीं, जब दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण और पूर्वी भारत में खुद का विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी के दिग्गज नेता लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन राज्यों में विपक्ष के कोई बड़े चेहरे नजर नहीं आए हैं। पिछले 5 वर्षों में पीएम मोदी ने तमिलनाडु में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या विपक्षी नेताओं की तुलना में ज्यादा दौरे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भरत सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और हमारे साथ अश्वनी मिश्रा जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। भरत सिंह जी, अभी प्रशांत ये कह रहे हैं, प्रशांत किशोर, कि जिन बातों पर ज्यादा फोकस कांग्रेस को या विपक्षी गठबंधन को रखना चाहिए था उस पर नहीं रखा, और साथ ही वो आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जबकि इन्हें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश पर फोकस रखना चाहिए था, लेकिन इनका फोकस है मणिपुर और मेघालय पर। तो चुनाव कैसे जीतेंगे? ये प्रशांत किशोर कौन है राणा जी? मैं तो जानता नहीं हूँ उनको। देखिए, ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणी करता आते और जाते रहते हैं। वैसे प्रशांत किशोर भी बहुत रणनीतिकार हुआ करते थे भाजपा का। अब वो वहां से भी गायब हो गए हैं। कभी कांग्रेस पार्टी में भी अपने आप को रणनीतिकार बताते थे, अब यहाँ से भी गायब हो गए हैं। देखिए, अब इनका खुद का अस्तित्व न हो, वो दूसरी पार्टियों के भविष्य की चिंता छोड़ दे, अपनी भविष्य की चिंता करें। अब रही बात की तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में कहाँ कैसे प्रचार करना, ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों पे छोड़ दीजिए ना। अब ये तय करेंगे प्रशांत किशोर जी कि हम कहाँ कैसे रणनीति बनाएं, कैसे कहाँ पे प्रचार करें। अब प्रचार में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकदम आगे निकल चुके हैं। आजकल तो वो अभी तो ऐसा है कि बाई प्लेन से आते हैं और बाई रूट दिखाते हैं कि भाई मैं तो बाई प्लेन से आ रहा था और बाई रूट जो है देख रहा था, मेरा कितना हार्दिक स्वागत हो रहा था, स्वागत किया जा रहा था, काफिला बड़ा था। तो जब देश के प्रधानमंत्री खुद ही भ्रमित हैं तो प्रशांत किशोर जी क्यों नहीं भ्रमित होंगे? तो ये कम से इतना तो छोड़ देना चाहिए कि विपक्ष हो या सत्ताधारी पक्ष हो, हम तो ये नहीं कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री कितनी रैलियां कर रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं। अरे भाई, उनका अपना बोलना है, उनकी मर्जी हो। प्लेन से जाके बाई रूट दिखाए, बाई रूट जाके प्लेन से दिखाए, ये उनकी अपनी रणनीति है, अपना। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जो कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक सीटों को छोड़ा, उत्तर प्रदेश के चाहे रायबरेली हो या अमेठी, ये गलत संदेश जनता से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जाता है और अभी तक भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि वहां से लड़ेगा कौन। देखिए, जो सीटें हमको मिली है वहां पे मजबूत कैंडिडेट हम उतारेंगे। और जहां जहां की आप बात कर रहे हैं समझौते में, कुछ ऐसा होता है जब आप समझौता करते हैं, जब आपके साथी आपके साथ आते हैं तो समझौते में बहुत कुछ सहना भी पड़ता है और बहुत कुछ नहीं, लेकिन अमेठी और रायबरेली तो आप ही के पास है, तो क्लियर है। अमेठी और रायबरेली की जब आप बात कर रहे हैं तो अभी 5वें चरण में 20 मई को शायद वहां पे मतदान होगा। बहुत समय है ना अभी। ये भाजपा भी तो अभी तो नहीं उतारी है। भाजपा किसको कहाँ उतार रही है, ये बहुत सारी सीटों पर उसको बदलाव कर दे रहे हैं। एक नाम घोषणा हो रहा है, फिर दूसरा बदल दे रहे हैं। तो ये चुनाव का, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ बदले नहीं बदले, उनकी मर्जी, उनकी पार्टी है। मगर समय आने पे अगर जरूरत पड़ा तो हम जो है उम्मीदवार को बदल भी सकते हैं। ठीक है,
रत्नाकर जी, वैसे तो प्रशांत किशोर ने जो बातें कही तो उसको लेकर तो आप गदगद होंगे ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि साउथ और पूर्व में कई राज्यों में तो आप नंबर 1 पर रहेंगे और कुछ जगहों पर डबल डिजिट में वोट शेयर भी बढ़ जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने चिंता की बात यह भी कही कि 370 जीतना आसान नहीं लगता है। देखिए राणा जी, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का जो है रणनीतिकार है या बौद्धिक व्यक्ति जो बौद्धिक क्षमता रखता है राजनीति के मामले में, अगर वह कोई कमेंट करता है तो निश्चित रूप से हम उसको ध्यान से सुनते हैं और हमारे अंदर जरूर झांक कर देखते हैं कि हमारे अंदर और क्या कमियां रह गई हैं, उसको कहां पे दूर करना। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है, पहले भी बीजेपी के बारे में उन्होंने जो कहा था, वो सारी चीजों के बारे में हम आत्मचिंतन मंथन जरूर करते हैं और उस पर काम करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि आज कांग्रेस पार्टी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसको रणनीति बनाना क्या है, कब न्याय यात्रा निकालनी है और कब जो है प्रचार करना है, कब कैंडिडेट कहाँ खड़ा करना है, कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा, अमेठी से लड़ेगा कि वायनाड से लड़ेगा कि दोनों जगह से लड़ेगा। कंफ्यूजन की स्थिति अभी भी बनी हुई। इनको जब तक ये इनके पास न कोई रणनीति है, कोई न नेता है, न कोई नियति। आज परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की ये हो चुकी है। उत्तराखंड तो रत्नाकर जी, क्या प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद कि बीजेपी का 370 जीतना इतना आसान नहीं है, यह असंभव सा लगता है, तो क्या बीजेपी इस पर अभी और फोकस करेगी और काम करेगी? जी, मैं वही वो बोल रहा हूँ, आपकी बातों का एक प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। एक सेंटेंस सिर्फ कंप्लीट करके मैं आगे प्रश्न का सीधा जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की आज जरूरत है, क्योंकि उत्तराखंड के इनके ही नेता हरीश रावत ने अभी 2 दिन पहले ही बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सुस्त हो चुकी है और इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस पार्टियों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो ये वरिष्ठ नेता हैं इनके, जो सक्रिय हैं अभी भी राजनीति में, और वो इस तरह का बयान देते हैं, तो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो किस तरफ अपनी किस विचारधारा की तरफ जा रही है और किस रणनीति के तहत काम कर रही है। रही बात देखिए 370 की, तो मैं बता दूं, निश्चित रूप से हम हर क्रिटिसिज्म का स्वागत करते हैं, हर एक सुझाव का स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से अगर वो कह रहे हैं कि हम 370 के पार नहीं जाएंगे, तो हम और गहनता से और मजबूती के साथ और बूथ लेवल पे काम करके हम इंश्योर करेंगे कि हम 400 पार निश्चित रूप से हम पार करें। ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है अश्विनी जी, क्या ठीक है, हाँ मैं लौटूंगा रत्नाकर जी। अश्विनी जी, प्रशांत किशोर के जो दावे हैं उनमें कितना दम नजर आता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक तरफ की बात नहीं की, दोनों ही तरफ की बात की। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा ध्यान से रणनीति बनाती तो आज शायद कहीं और होती, क्योंकि बीजेपी ने कई बार मौका दिया कि कांग्रेस आगे निकल जाए, लेकिन उनको भुना नहीं पाई, चाहे वो लॉकडाउन वाली स्थिति रही हो या उससे पहले की रही हो, जब 2017 से पहले के जो चुनाव हुए थे, यानी कि 14 के बाद उन्होंने कहा कि 4 से 5 बार मौका दिया बीजेपी ने। जी राणा जी, मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर बहुत प्रबुद्ध आदमी है और उन्होंने काफी अच्छे रणनीतिकार हैं। तो उन्होंने जो विषय उठाए हैं उसमें कुछ विषय सही है, हालांकि मैं उनकी सारी बातों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, मैं एक संक्षेप में एक बात पे अपनी टिप्पणी देता हूं। उन्होंने पहली बात कही कि क्या दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है तमिलनाडु और केरला 2 ऐसे स्टेट थे जहां बीजेपी का प्रभुत्व बिल्कुल शून्य था, अब शून्य से कहीं ऊपर होगा, ये बात मैं सहमत हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां सीटें जीतेगी या 6 सीटें जीतेगी। मुझे लगता है अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में, तो अन्नामलाई जो कोयम्बटूर से खड़े हैं वो शायद जीत जाए। बाकी मुझे अभी भी लगता है कि जो वहाँ का ग्राउंड का वोटर है, गांव का वोटर है, वो अभी भी सूरज और जो चुनाव चिन्ह उनका है पुराना एआईडीएमके और डीएमके, कहीं ना कहीं उसी चुनाव चिन्ह से लिंक करता है। तो मुझे लगता नहीं वहाँ सीट निकालेगी, हालांकि मुझे लगता है वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा क्योंकि एआईडीएमके वहाँ कमजोर हुई है। दूसरी उन्होंने बात की राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी 10 साल से फेलियर अगर हो रहे हैं तो राहुल गांधी को दूसरों को मौका देना चाहिए। मैं इस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 1980 में बनी और 2009 तक भाजपा का प्रतिनिधित्व करते रहे सरकार बनाने के लिए, 29 साल ट्राई किए और नहीं बना पाए। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के प्रति उनका जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट था। हर किसी का अपना अधिकार है और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का कारण ही कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है।
अगर गांधी फैमिली जब कांग्रेस पार्टी नहीं लीड कर रहे होते हैं, हमने देखा है कि कैसी सिचुएशन हो जाती है। उसी टाइम सोनिया जी को भी आना पड़ा था, चाहे वो नरसिम्हा राव के बाद का समय हो। तो मुझे लगता है कि वो उनका सुझाव, मैं उससे सहमत नहीं हूं। रही बात तीसरी 370 सीट उन्होंने जो बात की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझ में आ रही है कि कुछ उनकी स्टेट जो पहले बहुत मजबूत थी, उदाहरण के तौर पे बिहार 40 में 39 सीट लाए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहां 40 में 39 तो नहीं, मुझे लगता 30 आ जाए बड़ी बात है। दूसरी बात करें हम कर्नाटक की, 28 में 25 लाए थे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर फिर से रिपीट कर पाएंगे। महाराष्ट्र में भी 42 सीट लाए थे 48 में। तो ये 3-4 स्टेट है, राजस्थान में काफी टक्कर है उनको 8-10-15 सीटों पे। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जहां पहले सीटें ज्यादा थी, वहां अगर सीटें कम हो रही हैं तो उन सीटों की भरपाई साउथ से की जा सकती है। इसलिए आप देखेंगे मोदी जी 7 बार अभी तमिलनाडु में जा चुके हैं और दौरा कर रहे हैं। रही बात टोटल सीट्स की, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन 2019 के जैसा ही लमसम होगा, या उससे 10-5 सीट इधर या उधर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं है। वो 370 एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन सिर्फ सीटों का नहीं है। तो बार बार जब 370 बोलते हो आप, तो आपको आर्टिकल 370 भी याद आता है। तो भारतीय जनता पार्टी वो परसेप्शन की राजनीति कर रही है, कहीं ना कहीं मैसेज दे रही है कि हम बड़ा लक्ष्य लेके चलेंगे तो शायद हम 303 की जगह 330 ला सकें। जी बिल्कुल। भरत जी, क्या आपको भी लगता है कि कई जगहों पर कांग्रेस से ये गलती हुई या चूक हुई, गलती भी ना कहें तो चूक हुई, कि जब वो मौका भुना सकती थी तब भुना नहीं पाई, चाहे वो कोविड का समय रहा हो या उससे पहले का नोटबंदी जैसे समय रहे? देखिए, कोविड के समय किसी की गलतियां भुनाना मुझे लगता है वो सही नहीं था, सरकार हो चाहे कोई भी। और सबसे अच्छा काम अगर किसी ने किया तो महाराष्ट्र में हमारी सरकार, उद्धव ठाकरे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे। तो ये तो पूरा मुझे लगता है भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि सबसे अच्छा काम करने वाला कोई मुख्यमंत्री था तो वो उद्धव ठाकरे थे, हमारी सरकार एनडीए की। और जिस तरह से मिश्रा जी बताया कि 2-4 स्टेट में जो हालत भाजपा की खराब है वो सच है। मैं भी महाराष्ट्र में बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि जो पिछली बार भाजपा ने 22 सीट लाई थी और उनके साथी उद्धव ठाकरे सब जो साथ में थे, तब 18 सीट उन्होंने लाया था, तब मिला के करीब 42-43 सीट जो है उनका यहाँ पे था। अब उसमें काफी हद तक मुझे लगता है कि 20 सीट अगर भाजपा और उनके साथी मिला के पार पाले तो कम से कम 20-22 सीट का जो है झटका भाजपा को यहाँ लग रहा है। कर्नाटक में लग ही रहा है, राजस्थान में इनका सीट कम हो रहा है। तो ये सब सारी सीटें मिला के मुझे लगता है कि भाजपा 170 क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए ये सगुफा छोड़ के रखे हैं 400। अब 400 का ये जो सगुफा है, देखिए कितना इस समय राणा जी आप इस पर बात कर रहे हैं, सारी मीडिया इस पर बात कर रही है, सारे प्रवक्ता इस पर बात करते हैं, देश की जनता भी बात करने लगी। ये वही चाहते हैं कि 400 वाला जो हिसाब है ये सब बात करें और ये भूल जाए कि भाजपा 170 आ रही है, हार रही है कि जीत रही है, वो नहीं कहे अरे नहीं यार भाजपा तो 400 आ रही है ना, चलो काम करो भाजपा के साथ ही चलते हैं। जो फ्लोटर वोट होते हैं ना, जो फ्लोटर वोट, वो बोलते जो जिसके में देखते हैं उस तरह भागते हैं। मैं आपसे चैलेंज करके कहता हूं कि भाजपा पूरे देश में 170 सीट से ज्यादा नहीं आ रही है। अगर इनके अलायंस का मिला लेंगे तो ये 200 तक पहुंच पाएंगे, वो बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और जिस तरह से लेकिन एक और सवाल इसी में ये है, इसी में भरत जी एक सवाल ये है कि जो प्रशांत किशोर ने कहा कि अपना गृह राज्य छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं और उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी अमेठी से हार जाने के बाद वो वायनाड चले जाते हैं और उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं, जबकि उन्हें वहां डटकर लड़ना चाहिए था। एक तो उनकी पुरानी सीट है उनकी पार्टी की, और दूसरा कि अगर आपको देश की सत्ता तक, केंद्र तक पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश को जीतना जरूरी है। देखिए राणा भाई, आप ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री को तो अपने गृह राज्य से लड़ना चाहिए था, उनको तो गुजरात से लड़ना चाहिए था, मगर वो आ गए लड़ने के लिए बनारस से। तो मतलब उनको हार का डर था ना गुजरात में कि मैं हार जाऊंगा, जिस सीट से लड़ूंगा सब सीट जीत जाऊंगा। नहीं, लेकिन इसके पीछे गणितज्ञ तो ये बताते हैं, जो राजनीतिकार हैं वो ये बताते हैं कि इसके पीछे का कारण ये था कि अगर उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे तो एक बड़ा मैसेज जाएगा और हिंदी बेल्ट में एक बड़ी पैठ बनेगी बीजेपी की, और जिसका असर ये दिख रहा है, यही कहा जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा है कि रणनीति का एक अपना और कार्यकर्ताओं का
एक रणनीति होती है और एक कार्यकर्ताओं का मांग होता है, डिमांड होता है। अगर राहुल जी का डिमांड, अगर वायनाड के लोग कहते हैं कि राहुल जी यहाँ से लड़िए, सोनिया जी भी लड़ी है, बहुत सारे ऐसे नेता है जो अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य से लड़े हैं। तो ये अपवाद होना चाहिए। तो क्या अमेठी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि राहुल गांधी वहां से लड़े? जी बहुत चाहते हैं, एकदम बहुत राहुल जी की मांग है वहां पे। देखिए अभी तक फैसला, अभी मैं फिर कह रहा हूँ, लड़ेगा तो कोई गांधी परिवार से। अब इसे आप समझ लीजिए कि गांधी परिवार अमेठी रायबरेली से लड़ेगा। कौन लड़ेगा ये आपको बता दिया जाएगा, वो भी पता चल जाएगा 2-4 प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा? मैंने क्या गांधी परिवार से जो लड़ेगा गांधी परिवार से लड़ेगा। और देखिएगा बहुत जो भाजपा, तो आप गांधी परिवार पर जो जोर दे रहे हैं, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा उससे अलग हैं? ये देखिए परिवार का हिस्सा है तो मैं कैसे कह दूंगा अलग है? अगर कोई परिवार का हिस्सा होता है तो वो अलग होता है क्या? ये आप लगाते हैं ना। अच्छा, यानी कि संभावना उनकी भी है। राजनीति में सब कुछ संभव है भाई। जब सारे डूबे हुए दाग अच्छे लगते हैं, आप मुझे बताइए भाजपा में जितने लोग गए हैं वो सारे अच्छे लोग हैं, बाकी के विपक्ष के लोग ही सब जो है वो गलत है। तो देखिए ये राजनीति है, राजनीति में संभावनाओं का ही राजनीति का खेल होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अमेठी की जनता चाहती है, रायबरेली की जनता चाहती है कि गांधी परिवार से कोई न कोई लड़े, ताकि, और पूरा सपोर्ट है, बहुत प्यार करते हैं वो अमेठी के लोग हों चाहे रायबरेली के लोग, बहुत सालों तक आशीर्वाद गांधी परिवार को दिया है। ठीक है। रत्नाकर जी, आप जो कहना चाहते हैं पहले वो बात कहिए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। जी राणा जी, देखिए भरत सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं और ये संभावनाओं का खेल कह रहे थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि भरत सिंह जी जो है गलत पार्टी में खेल रहे हैं। हमारी पार्टी में आएंगे तो अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छा खेल खेलेंगे। रही बात ये जो कह रहे थे अभी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कह रहे थे, उनको कहीं न कहीं गुजरात से उनको डर लग रहा था, इसलिए वो बनारस में लड़े। ये बिल्कुल गलत बात है। 26 में से 26 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को किसका डर वहां पे? प्रधानमंत्री जी तो किसी भी सीट पे खड़े हो तो उनको जीत निश्चित थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में जाकर ये संदेश देना चाह रहे थे, वो उन्होंने संदेश दिया और उत्तर भारत की जनता ने उनको अपना पूरा आशीर्वाद दिया। और रही बात यहाँ पे मैं बता दूं इंडी गठबंधन के नेताओं की, तो इंडी गठबंधन में कहीं पे हम साथ है और कहीं पे हम आपके हैं कौन। पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है वो हम आपके हैं कौन, और दिल्ली में हम साथ हैं। कर्नाटक की, केरला की बात करता हूं जहां पे वायनाड में राहुल गांधी खड़े हैं, वहीं पे लेफ्ट उनका जो खिलाफ प्रत्याशी है वो लेफ्ट है जो इनके इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो वोटर्स पूरी तरह से कंफ्यूज जो है राहुल गांधी की तरह कि वो जाए तो जाए कहां। आम आदमी पार्टी को रत्नाकर जी, लेकिन अब मेरा सवाल ये है, रत्नाकर जी अब मेरा सवाल ये है कि अगर जो मौजूदा सीटें हैं आपके पास, उनमें भी तमाम सीटों पर अगर संकट के बादल छाए हुए हैं, अगर राजस्थान में संकट दिख रहा है, अगर महाराष्ट्र में संकट दिख रहा है, अगर कर्नाटक में संकट दिख रहा है, यूपी में भी कई जगह पर अगर संकट दिख रहा है, तो उसकी भरपाई अगर साउथ से कर भी ली जाएगी तो 303 से 370 का आंकड़ा कैसे छुएंगे? देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के लिए वादा किया था, मैनिफेस्टो में जो काम बस कहे थे वो सारे वादे उन्होंने पूरा किया और देश का सर्वांगीण विकास किया है, चौओर विकास हुआ है देश का। और अगले 25 साल के लिए हमारे पास रोड मैप तैयार है। हमने 10 साल तक सर्वांगीण विकास किया और अगले 25 साल के लिए हमारे पास रोड मैप तैयार है। नहीं रत्नाकर जी, क्योंकि सवाल ये इसलिए भी ये सवाल है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जो रिपोर्ट एक सामने आई, उसमें यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना, जिसका फंड अभी तक अटका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर अन्य योजनाएं, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं, उन पर भारी है राज्य सरकार की योजनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य साथी कार्ड हो या फिर अन्य हो। तो ऐसे में अगर फायदा मिलेगा तो आपको संदेश खाली वाले मुद्दे का मिल सकता है, बाकी जगह पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। राणा जी, वोट जो है सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं पड़ता है, वोट बहुत सारे मुद्दों पे पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल में जाती है, उस पर किस तरह से हमला होता है। आपने देखा कि संदेश खाली में
किस तरह से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं है, वो सारा देश नहीं तो वो स्थिति तो मणिपुर में भी देखी, लॉ वो स्थिति एंड तो ऑर्डर, दिल्ली में भी देखी। अब पूरी कर लूं बात, पूरी हाँ। कर लूं मैं। किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल पूरा जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर जाता है तो अपनी उसकी गाड़ियों पे पथराव किया जाता है। क्या वहां की जनता नहीं देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी है जो वहां पे मणिपुर पर भी आ जाइए। रत्नाकर जी, मैं उस पॉइंट को छूना नहीं चाह रहा था। रत्नाकर जी समय भी कम है मेरे पास, रत्नाकर जी समय भी कम है मेरे पास, मणिपुर पर भी आ जाइए प्लीज। हाँ, मैं हर जगह आऊंगा। देखिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं पे भी अगर खराब है तो ये निश्चित रूप से वो राज्य नहीं, अगर जनता संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में देखती है तो फिर वो मणिपुर में भी देखती होगी, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी देखती होगी। सेंटेंस पूरा कर लूंगा तभी मेरी बात जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से अगर देश भर में कहीं पे भी कुछ भी किसी भी प्रकार की अराजकता होती है या हिंसा होती है या इस तरह की घटना होती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की जिम्मेदारी होती है, और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं है। ठीक है, लेकिन मणिपुर में तो दोनों जगह आपकी सरकार थी। पूछना चाहता हूं कि राज्य में जो इनकी सरकारें हैं इंडी गठबंधन, लेकिन मणिपुर में तो आप ही की सरकार है महाराज, मणिपुर में तो राज्य और केंद्र दोनों आपके पास है। ठीक है, अश्विनी जी लास्ट कमेंट आपके पास। ठीक है, समय कम है, लास्ट कमेंट 20 सेकंड आपके पास अश्विनी जी। अगर पश्चिम बंगाल का संदेश खाली देख रही है जनता तो मणिपुर भी देख रही होगी, जंतर मंतर भी देख रही होगी। जनता सारे मुद्दे देख रही है और जनता सारे विषय देखेगी, संदेश खाली भी देखेगी, मणिपुर भी देखेगी, उत्तर प्रदेश भी देखेगी, राजस्थान भी देखेगी। मुझे तो अपने रत्नाकर जी की बात थोड़ी सी हंसी आ गई कि एक तरफ आप कांग्रेस की बुराइयां कर रहे हैं और दूसरी तरफ सारे कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का इन्विटेशन दे रहे हैं। पार्टी खराब थोड़ी होगी, पार्टी में नेता खराब होते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो दावे किए हैं वो कितने सटीक बैठते हैं, या फिर उनका जो कहना है कि 370 को जीत पाना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए, इस पर कितना सटीक बैठते हैं ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार। जय श्री राम।